नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संवेग आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हमारे साथ हैं भारती गैरोला जी, जिन्होंने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की अपर पीसीएस 2021 की परीक्षा में रैंक 18 के साथ उप शिक्षा अधिकारी का पद हासिल किया है। स्वागत है भारती जी आपका संवेग आईएएस में। धन्यवाद। भारती जी, मेरा पहला प्रश्न तो यही रहेगा कि सिविल सर्विसेज में आने का आपका मोटिवेशन कहाँ से रहा? मेरी प्रारंभिक शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय धुंधुर से हुई है। तो वहाँ पे जब भी हमारे यहाँ कोई फंक्शन होता था तो हमारे विद्यालय में डीएम, एसडीएम सब विज़िट करते थे। तो उनके जब वो आते थे हमारे विद्यालय में तो हमें उन्हें देख के लगता था कि हमें भी इनकी तरह बनना है। सो सबसे पहले वहीं क्लास 6 में क्लिक हो गया कि नहीं, यही ऐसे ही बनना है, इनकी तरह बनना है। उस समय तो ये था कि अट्रैक्शन मतलब कि फ़ैसिनेशन था कि हाँ, ऐसे बनना है, ऐसे बनना है। लेकिन ग्रेजुअली रियलाइज़ हुआ कि ये आप सिविल सर्विसेज़ में आके क्या वैल्यू ऐड कर सकते हो लोगों की लाइफ़्स में, कैसे उसको उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ़ एनहांस कर सकते हो। तो वहाँ से फिर 12th मतलब 9-10 के बाद रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, सिर्फ फ़ैसिनेशन नहीं है ये मेरा, मुझे ये रियल में करना है, रियल में ये गोल परस्यू करना है। सो मेरे को क्लास 10th 12th तक मुझे एकदम क्लियर हो गया था कि मुझे यहीं जाना है, मुझे सिविल सर्विसेज को ही परस्यू करना है। मैम, जितने भी बच्चे सिविल सर्विसेज की परीक्षा को टारगेट करते हैं, उन सबको उसके जो एग्ज़ाम पैटर्न है उससे फ़ैमिलियर रहते हैं। उसके 3 चरण होते हैं, जैसे प्री होता है, मेंस होता है, फिर होता है इंटरव्यू। मैम, इन तीनों चरणों पर आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? स्ट्रैटेजी तीनों के लिए थोड़ा-सा डिफरेंट है, मेरी डिफरेंट रही। प्रीलिम्स में होता है कि मेनली आपको थोड़ा-सा फैक्चुअल क्वेश्चंस पे थोड़ा-सा आपकी पकड़ होनी चाहिए। लेकिन जो सबसे डिफ़िकल्ट मुझे लगता है कि मेरे लिए था वो मेंस था, क्योंकि मेंस में मैंने लास्ट भी मैंने अटेम्प्ट दिया था पीसीएस का, तो मेरा परफॉर्मेंस नहीं अच्छा नहीं था। तो मैंने इस बार आंसर राइटिंग पे बहुत फ़ोकस किया। तो मुझे लगता है कि आंसर राइटिंग मेंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक पार्ट है, और उसके बिना आप नहीं आप सोच सकते कि आप सक्सीड हो गए। सो मेंस के लिए आपको आंसर राइटिंग, बहुत एक्सटेंसिव आंसर राइटिंग करनी पड़ती है, और इंटरव्यू के लिए फिर आपको करंट अफेयर्स से थोड़ा-सा फ़ैमिलियर होना पड़ता है। इस तरह से थोड़ा तैयारी। मैम, जैसा कि आपने भी बोला कि आपने इससे पहला वाला पीसीएस भी दिया था हाँ और जी। उसमें आपके मार्क्स कम रह गए थे। मैम, उसके बाद और जो 2021 का पीसीएस है, उसमें आपने ऐसा क्या किया कि आपकी मीन्स की जो राइटिंग स्किल्स है उसको एनहांस करने में बहुत मदद हुई? जी। तो मैंने सबसे पहले जब मैंने 2017 वाला मेंस लिखा था, तो उस समय मेरे मेरे साथ मेरे लाइक माइंडेड फ्रेंड्स नहीं थे। मतलब मैं फ्रेंड्स थे मेरे, पर मैं उनके साथ बैठ के आंसर राइटिंग नहीं करती थी। लेकिन 21 में मैंने, हमारा एक ग्रुप था 3 लोगों का, हम लोग हर दिन डेली हम आंसर राइटिंग करते थे। हम डिफरेंट क्वेश्चंस डिफरेंट सब्जेक्ट्स के पिक करते थे, उसे लिखते थे, फिर हम चेक करते थे आपस में उन आंसर्स को। उसके अलावा मैंने 2017 में ये गलती की थी कि मैं संवेग से 17 से 2017 से ही जुड़ी हूँ, तब मैं यहाँ पे मेंस के क्लासेस लेती थी। तो जो हमारी टेस्ट सीरीज़ होती थी, तो मुझे लगता था कि मेरी प्रिपरेशन अभी कंप्लीट नहीं है, तो मैं टेस्ट अभी नहीं दूँगी, जब मेरी प्रिपरेशन हो जाएगी मैं तब टेस्ट लिखूँगी। सो मैंने क्या किया, मैंने शायद 1-2 स्टार्टिंग के टेस्ट दिए, मैं बाकी टेस्ट दे ही नहीं पाई, लास्ट में 1 महीना बच गया, फिर मैं लिख ही नहीं पाई। आंसर राइटिंग मेरी बिल्कुल, मतलब उस वाले अटेम्प्ट में बिल्कुल मैंने मिस कर दी थी। लेकिन इस बार मैंने 21 में ये सोचा कि मुझे, चाहे मेरी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं है, मेरा रिविज़न नहीं हो रखा है, लेकिन मुझे क्लास में जाके टेस्ट लिखना है। मैं कितने भी मार्क्स लेके आऊँ, लेकिन मुझे क्लासरूम में जाके ही टेस्ट लिखना है। सो मैंने यही किया इस बार। जितने भी टेस्ट मैंने लिखे, मैं क्लासरूम में आके रियल टाइम में उनको लिखा। सो मुझे लगता है कि वो ही एक मेन रीज़न है मेरे सिलेक्शन का, कि मैंने मेंस की आंसर राइटिंग और टेस्ट वगैरह को सीरियसली लिया, और मतलब उसको रिलीजियसली मैंने फ़ॉलो किया उस टेस्ट सीरीज़ को। और हर एक जो सर क्लास में होता था, सर कॉपीज़ चेक करते थे, फिर वो कॉपी सर एक बेस्ट कॉपी शेयर करते हैं हमारे ऐप पे। फिर मैं उस कॉपी से जाके अपने आंसर्स को टैली करती थी कि मैंने क्या मिस कर दिया, जो ये बच्चा इसने अच्छा लिखा है, इसने अच्छा ऐसा क्या लिखा है जो मेरे से मिस हो गया। सो इससे बहुत हेल्प मिली मुझे। मैम, जो इस बार मेंस का पेपर है उसमें कुछ बदलाव आए हैं। जो वर्ष 2021 का मेंस हुआ था उसमें अलग सब्जेक्ट थे और इस बार कुछ नए सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन किया गया। मैम, आपको क्या लगता है कि जो कैंडिडेट अभी 2024 के मेंस को टारगेट कर रहे हैं या भविष्य में उत्तराखंड पीसीएस को टारगेट करेंगे, उनका कौन सा फोकस सब्जेक्ट होना चाहिए जो उन्हें सफलता दिला सके? मुझे लगता है कि उत्तराखंड के जो लास्ट 2 पेपर्स ऐड हुए हैं, उसके अलावा जो हिंदी और ऐसे, मुझे लगता है कि इन पे फ़ोकस करना चाहिए। मैम, जो बच्चा अभी उत्तराखंड की तैयारी कर रहा है, उसे कैसे इन सब्जेक्ट को टारगेट कर सकता है? किन बुक्स को फॉलो कर सकता है या किन सोर्सेज़ को वो टारगेट कर सकता है? मुझे लगता है कि उत्तराखंड के पेपर के लिए जो इकोनॉमिक सर्वे जो गवर्नमेंट रिलीज़ करती है, उसके अलावा
हिस्ट्री में अजय रावत सर की एक बुक है हिस्ट्री के लिए वो, और इकनॉमी के लिए आप इकनॉमिक सर्वे, उसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए आप न्यूज़पेपर पे आप अपनी विजिल रखिए, न्यूज़पेपर चेक करते रहिए, उसमें बहुत सारा फैक्ट्स, बहुत सारा डेटा आता रहता है, उन्हें कलेक्ट कीजिए। हाँ। मैम, आपने बताया कि आपने 2016 का मेंस भी दिया और 2021 में आपको हालाँकि सफलता मिली। एक काफ़ी लंबी जर्नी रही और उत्तराखंड में हम देखते भी हैं जनरली कि जो एग्ज़ाम साइकिल है वो बड़े ही रहते हैं। इस दौरान कई बार कैंडिडेट को नेगेटिव थॉट्स भी आने लग जाते हैं। आपने अपने आप को इस पूरी जर्नी में, जहाँ से भी आपकी शुरुआत हुई 2016 से, कैसे मोटिवेट रखा और एक कैंडिडेट अपने आप को इस पूरी जर्नी में कैसे मोटिवेट रख सकता है? मेरी जो जर्नी है, मुझे लगता है कि जो अभी बच्चा जो अभी स्टार्ट कर रहा है प्रिपरेशन, वो अगर ये वीडियो देखेगा तो उसे वो शायद थोड़ा-सा डिमोटिवेट हो जाए। लेकिन जो बच्चा 5 साल से 6 साल से तैयारी कर रहा है, तो उसको डेफ़िनेटली लगेगा कि नहीं, क्योंकि मेरे माइंड में इतने थॉट्स आए, इतने आफ्टर थॉट्स आए कि नहीं अब मुझे गिव अप कर देना चाहिए, अब नहीं होगा। हर दिन मैं जैसे क्लास में टेस्ट लिखने आती थी, परफ़ॉर्मेंस अगर मेरी अच्छी नहीं होती थी, मैं घर जाके रोती थी, मेरा टेस्ट ख़राब हो गया, मैंने इतना पढ़ा, मुझसे क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों मेरे क्यों मेरा हार्ड वर्क ट्रांसलेट नहीं हो पा रहा है सक्सेस में, मार्क्स क्यों नहीं मिल रहे हैं। लेकिन ये है कि अपने आप को कॉन्स्टेंटली आपको पुश करना पड़ता है, और आपके साथ आपकी फैमिली का सपोर्ट, मम्मी पापा, मेरे भाई, मेरी सिस्टर इशिता और मेरे फ्रेंड्स। तो मैं जब भी यहाँ से जाती थी टेस्ट लिख के, क्योंकि वो जो 2022 ईयर था वो बहुत ही जिसे कहते हैं कि बहुत ही उसने मेरी परसिवरेंस को बहुत टेस्ट किया 2022 ने। एक तो हमारा एग्ज़ाम में इतने पोस्टपोनमेंट, बहुत सारी चीज़ें, मतलब हमें पढ़ने के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो हमें सोचनी थी। लेकिन ये है कि और सर का भी पूरा सपोर्ट मिला। सर ने भी जब भी कॉपी मेरी होती थी, सर ढंग से बताते थे, बेटा आपने ये मिस्टेक की है, इसको इम्प्रूव कीजिए, ये कीजिए। लेकिन ये है कि मुझे याद है कि जब मैंने हमारा टेस्ट सीरीज़ हुई थी, पहला टेस्ट एस्से का हुआ था, तो उसमें मेरे शायद 30 या 25 मार्क्स थे फर्स्ट एस्से में। तो ग्रेजुअली मैंने सर से पूछा, मैंने कहा सर मैं कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ? सर ने मुझे बोला कि बेटा आप ऐसे कुछ टॉपिक्स लीजिए, उनके सिनॉप्सिस बनाइए, चेक करवाइए मुझे, आप लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए। फिर मैंने बहुत सारे ऐसे फिर उसके बाद लिखे। फिर उसके बाद लास्ट में ऐसा हुआ कि जब लास्ट टेस्ट हमारा जनवरी में था और फाइनल एग्ज़ाम हमारा फरवरी में था, तो मेरे ऐसे में शायद सबसे अच्छे मार्क्स हैं, मेरी कॉपी सर ने शेयर की। तो मुझे एक वो मिला कि यार हो रहा है, हार्ड वर्क ट्रांसलेट हो रहा है। तो आपको मतलब गिव अप नहीं करना है, ये नहीं सोचना कि बस नहीं हो रहा है, अब नहीं हो रहा। क्योंकि मेरे को तो इतने थॉट्स आए थे ऐसे कि यार शायद मेरे लिए बनना ही नहीं है ये एग्ज़ाम, मुझे कहीं और चले जाना चाहिए। लेकिन फिर मुझे लगता था नहीं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, उनको लगता है नहीं बेटा आप कर लोगे, फ्रेंड्स को लगता है भारती तू कर लेगी, तू ट्राई तो कर। सो फिर मुझे लगता है कि अपने आस-पास अच्छे दोस्त होना और सपोर्टिंग फैमिली, ये सब चीज़ें मेरे साथ थी, तो मैं कर पाई इतनी फेल्योर्स के बाद भी। मैम, आज इंटरनेट एक कैंडिडेट का या एक जो भी अभ्यर्थी है उसके लिए बहुत अच्छा साधन है कि वो कहीं से भी कोई भी सोर्स को एक्सेस कर सकता है। पर इंटरनेट का कई पहलू और भी हैं। एक पहलू है जैसे कि सोशल मीडिया। मैम, वो कैंडिडेट को काफ़ी डिस्ट्रैक्ट करता है, उनकी पढ़ाई में काफ़ी बाधाएँ भी लाता है। मैम, आपने अपनी पूरी जर्नी में कैसे अपने सोशल मीडिया को मैनेज किया? जब मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट, जब मैंने प्रीलिम्स ही दिया था, उससे 2 महीने पहले मैंने अपना फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम सब डीएक्टिवेट कर दिया था। इसके अलावा व्हाट्सऐप में भी मेरे कुछ फ्रेंड्स जो मेरे साथ क्लास में थे, जिनके साथ मैं पेपर आंसर राइटिंग करती थी, हम लोग पीडीएफ शेयर करते थे आपस में, उनके अलावा मेरा किसी से कॉन्टैक्ट नहीं था। फैमिली हो गई और 2-4 जो क्लोज़ फ्रेंड्स हैं जिन्हें पता है कि मेरा एग्ज़ाम है, तो वो लोग भी ऐसे डिस्टर्ब नहीं करते थे। तो इस तरह से ये सब किया। मैम, कई बार एक कैंडिडेट जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, उसको पता नहीं चलता, पर जाने-अनजाने वो कई अपने प्रिपरेशन के दौरान और एग्ज़ाम हॉल के दौरान भी कई मिस्टेक कर देता है, जो उसे नहीं करनी चाहिए। मैम, ऐसी कुछ मिस्टेक जो आप हाइलाइट करना चाहें और उन कैंडिडेट को अवॉइड करनी चाहिए वो मिस्टेक? सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैंने की थी, जो मैं अपनी उस गलतियों से सीखी हूँ, कि मैं सिर्फ़ पढ़ने में फ़ोकस करती थी। मैंने रिवीजन, नोट मेकिंग, फर्स्ट पे मैंने बिल्कुल फ़ोकस नहीं किया। मैं अगर हिस्ट्री है, तो मैं हिस्ट्री में 4 किताबें लेके बैठ जाऊँगी और सिर्फ़ उनको रीड करूँगी, कहीं नोट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। उसके बाद अगर आप जब रिवीजन करते हैं, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट 21 के अटेम्प्ट में मैंने क्या किया कि मैंने सिर्फ़ एक बुक को फ़ॉलो किया, उसकी मैंने नोट मेकिंग की, और मेरे नोट्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते थे। एक तो लॉन्ग और एक होता है शॉर्ट, बिल्कुल क्रिस्प जो नोट्स होते हैं कि आपको एग्ज़ाम से 1 दिन पहले देखना है। तो मुझे लगता है कि रिवीजन सबसे इम्पॉर्टेंट है, रादर दैन कि आप बहुत सारी किताबें पढ़ो और नॉलेज आपको कलेक्ट नहीं करना है। आपको बस उसको कहीं पे क्रिस्प फॉर्म में लिखिए, आप मेमोराइज़ कीजिए, रिवाइज़ कीजिए, उसको रीड कीजिए, रीड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए लिखने की।
ऐसा करके। मतलब मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने पहले अटेम्प्ट में रिवीजन नहीं किया, जो मैंने सेकंड अटेम्प्ट में किया। मैम कुछ ऐसी मिस्टेक जो एग्ज़ाम हॉल पे कैंडिडेट जनरली करता है और उसे वो गलतियाँ नहीं करनी चाहिए? एग्ज़ाम हॉल में जैसे मेरे साथ भी इकोनॉमी के एग्ज़ाम में ऐसा हुआ था कि जब मैंने पेपर देखा तो लास्ट के 1-2 क्वेश्चंस मुझे मैंने 16 मार्कर क्वेश्चन से स्टार्ट करना शुरू किया, तो मुझे 1-2 क्वेश्चन ऐसा लगा कि मुझे नहीं आ रहा है, तो थोड़ी देर के लिए मैं 2 मिनट के लिए मेरा ब्लैकआउट हो गया। मुझे लगा मैं क्या कहाँ से स्टार्ट करूँ? लेकिन ये है कि फिर मैंने अपने आप को थोड़ा डीप ब्रेथ ली। मैंने कहा भारती, तूने इतने टेस्ट लिखे हैं क्लास में, तूने इकोनॉमी में अच्छे मार्क्स लाए हैं, तू कर सकती है। मतलब ये 1-2 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि यार अब तो ये पेपर गया मेरे हाथ से, ऐसा नहीं होता है। इकोनॉमी में मैंने देखा मेरे मार्क्स अच्छे आ रखे हैं उस हिसाब से, जैसे मुझे लग रहा था कि ब्लैकआउट हो गया, मुझे नहीं आ रहा है। 1 क्वेश्चन देख के, 2 क्वेश्चन देख के नहीं, आपको अब वो गिव अप करना चाहिए कि हो गया, अब नहीं हो रहा है मुझसे। आप स्टार्ट फर्स्ट 2 मार्कर से कहीं से भी कीजिए, बस शुरुआत के 2-3 क्वेश्चन कीजिए, आपके पास फिर आपने मेहनत की है तो फिर वो बेकार नहीं जाएगी, आप उसको कर लोगे। मैम कितना ज़रूरी होता है एक सही गाइड का होना या सही मेंटर का होना इस पूरी जर्नी में? सबसे मेरी जो सफलता है इसमें संवेग का इतना बड़ा हाथ है कि मैं बता ही नहीं सकती। बिना संवेग के ये पॉसिबल ही नहीं था मेरे लिए। संवेग से मैं 17 से जुड़ी हूँ और सर के साथ ऐसा लगता ही नहीं है कि हम कोचिंग में जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि हम अपने बड़े भैया से पूछ रहे हैं कि हम क्या गलती कर रहे हैं। और सर जिस तरह से बताते हैं, मतलब मेरी तो पूरी आंसर राइटिंग, जो मेरा जो ग्राफ है, जो मैंने इवॉल्व किया है, इवॉल्व हुई हूँ मैं, वो सिर्फ संवेग में, क्रेडिट उसका संवेग को ही जाता है। तो मुझे लगता है कि इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। उसके अलावा फ्रेंड्स भी, जैसे मेरा फ्रेंड अभय, उसने भी मुझे बहुत हेल्प किया। जब भी मैं कुछ मिस्टेक्स करती थी वो मुझे बताता था। मतलब वो मेरा सबसे बड़ा क्रिटिक था कि भारती तुम ऐसे आंसर लिख रही हो, इसको ये करो, इसको करेक्ट करो, यहाँ पे ये ऐड करो। तो इस तरह से मुझे लगता है कि गाइड का होना, मेंटर का होना बहुत ज़रूरी है। उनके आपको फिर आपकी फिर पाथलेस जर्नी हो जाती है, आपको पता ही नहीं चलता आप क्या करो। मेहनत मैंने पहले भी की थी, लेकिन ये है कि पहले मुझे पता नहीं था। मेरी जो जो हार्ड वर्क था वो मेरा दूसरी डायरेक्शन में जा रहा था, लेकिन सर के साथ जुड़ के, संवेग के साथ जुड़ के वो उसको एक डायरेक्शन मिल गई और वो थैंकफुली वो गोल भी अचीव हो गया। मैम परिश्रम हर कोई कैंडिडेट करता है, कुछ को सफलता मिलती है, कुछ असफल रह जाते हैं। मैम आपकी जर्नी वैसे ही काफ़ी लंबी रही और आपने कई फेलियर्स का सामना किया। मैम इस सफलता के पीछे आपको क्या लगता है, क्या सूत्र रहा आपका? सफलता के पीछे मुझे लगता है कि मेरे पेरेंट्स कि मैं जब अपने पेरेंट्स को देखती हूँ, जब उनका हार्ड वर्क देखती हूँ, उनका स्ट्रगल देखती हूँ, तो फिर मुझे लगता था कि यार मुझे सिर्फ बैठ के पढ़ना है, ये तो इतना संघर्ष कर रहे हैं। तो उससे मुझे काफ़ी, मतलब मुझे लगता था कि यार जब 2021 में मेरा एक साथ नवंबर में दो रिज़ल्ट आए थे, एसीएफ का और एआरओ का। मैं दोनों में मैं रह गई। तो उस दिन मैं चाहती तो मैं टूट सकती थी कि नहीं, इतनी लंबी जर्नी हो गई, 3 साल दे दिए इस एग्ज़ाम को, अब वापस नहीं होगा, चलो आगे ट्राई कर, नहीं अब ट्राई करते, कुछ और सोचते हैं। फिर मैंने सोचा यार पेरेंट्स की इतनी फ़ेथ है मुझ में, उनको लगता है कि हमारी बेटी कर लेगी, और मुझे भी कहीं था कि मैं इतनी दूर इसलिए नहीं आई हूँ कि मैं यहाँ से वापस चली जाऊँ। तो मैंने कहा कि नहीं, अब चाहे कितना भी टाइम लगे, कितना भी समय लगे, मुझे अब ये 2021 वाला पीसीएस क्रैक करना है बाय हुक एंड बाय क्रूक। तो उसके लिए मैंने 21 के बाद जो नवंबर के बाद जो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, बिल्कुल सबको भूल के सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस। मैम आप संवेद के साथ जुड़ी और आपने कई अच्छी बातें बताई जिससे जो अभ्यर्थी हैं इस वीडियो को देख रहे हैं उनको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा और प्रेरणा मिलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।